गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे रीडर सेक्शन का। आपका पाठ है नमक। नमक में पिछली वीडियो में आपने जो कहानी पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कि ये कहानी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते में दरार जो आ गई है उसको लेकर एक दिलों को टटोलती है कि क्या आम जनता भी ऐसा ही सोचती है, या भारत विभाजन के बाद जो लकीरों में जो दीवारें खिंच गई हैं क्या आज भी मन के अंदर भी उतनी ही दीवारें खिंची हुई हैं। इस सब पर सोच विचार करते हुए ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो हमने अभी तक कहानी में क्या पढ़ा था, अब बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था सफिया और सिख बीबी की बातचीत। आपने बताया कि सफिया जो है कीर्तन में भाग लेने जाती है और सिख बीबी जो है उनसे वहां पर मिलती हैं। ठीक है, तो वो आपस में बात करती है किस चीज की, अपने वतन लाहौर की याद। यानी कि सफिया का मायका लाहौर में है और सिख बीबी जो है लाहौर से जब भारत विभाजन हुआ तो वो भारत आ गई थी, तो वो उसको भी लाहौर से बड़ा लगाव है। दोनों में बातचीत होती है, लाहौर के देखकर उनकी यादें, कहाँ कल्चर, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें वहां पर चर्चा होती है। उसके बाद नमक लाने को कहना, यानी सफिया ये कहती है, सफिया से सिख भी ये कहती है कि वहां का लाहौर का जो लाहौरी नमक है वो तुम मेरे लिए जरूर लेकर आना अगर तुम जा रही हो तो। ठीक है, सफिया जब वहां पहुंच जाती है, अपने परिवार के बीच लाहौर में पहुंच जाती है, तो उसके 15 दिन कब निकल जाते हैं ये उसे पता ही नहीं चलता। वहां का इतना प्यार, अपनापन, दोस्त मित्र, घर वाले, ये सारी चीजें, बहुत खातिरदारी उसकी होती है। उपहारों को बांधना, यानी जब सफिया वापस लौट रही है तो उसके जो परिजन है, मित्र हैं, उसके दोस्त हैं, उसके परिवार वाले हैं, उन्होंने उसको बहुत सारा गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो उस गिफ्टों में वो समेटती है जिसमें मेन किन्नुओं की टोकरी है जिसे वो दोस्ती का मेवा कहती है, और साथ में सिख बीबी के लिए उसने जो लाहौरी नमक खरीदा है एक पुड़िया में बांध कर रखा है। इन दोनों को रखने की जो कोशिश है उसे कैसे उसने बताया कि रखती है। फिर भाई की सीखा, भाई ये कहता है कि किन्नू ले जाना ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप लाहौरी नमक लेकर जा रही हैं तो लाहौरी जो नमक है वो यहाँ से ले जाना गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी होने के नाते आप इसे नहीं ले जा सकती। फिर दूसरी बात, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ तो इसलिए मुझे पता है वहां पर जब आप जाएंगी तो कस्टम यानी बॉर्डर पर आपकी चेकिंग होगी, तो चेकिंग के दौरान अगर आप पकड़ी गई तो मेरी और आपकी दोनों की बदनामी होगी। उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कहानी आगे कैसे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है कि कस्टम से नमक दिखाना। जब सफिया वहां चलती है तो सफिया ये बताती है कि वो ये निर्णय करती है कि मुझे जो है वो नमक जो है वो मुझे छुपा कर नहीं ले जाना, मुझे नमक को दिखा कर ले जाना है, अर्थात मैं मुट्ठी में उसे लेकर जाऊंगी। जब वो वहां पहुंचती है तो कस्टम अधिकारी जब उसके सामान की चेकिंग कर रहा होता है तो वो ये बता देती है कि मेरे पास एक नमक की पुड़िया है या नमक है मेरे पास। उसके बाद हम वतन को याद करना, तो उसने भी बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी लाहौर का ही हूँ। ठीक है, फिर जब वो कहता है कि मैं लाहौर का हूँ तो थोड़ी सफिया को तसल्ली होती है, और फिर भी वो कहती नहीं आप मतलब देख लीजिए, जरा सा चुटकी भर नमक है, ज्यादा नहीं है। तो ऐसा कह के वो उसकी बैग की चेकिंग नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब अगले पड़ाव पर कस्टम अधिकारी जब उसे चेक करते हैं तो भी वो यही बताती है कि मेरे पास नमक है, मैं छुपा कर नहीं ले जाती। तो वो ये कहता है कि मैं तो ढाका का रहने वाला हूँ। ठीक है, ढाका जो है वो मुझे आज भी अपना वतन याद आता है। तो उसने सफिया ने पूछा ये ऐसे कैसे हो गया, तो उसने बताया जब भारत विभाजन हुआ तो कुछ लोग यहाँ से वहां और वहां से यहाँ आए थे, तभी से ऐसा चल रहा है। सब ठीक होने की उम्मीद, दोनों आपस में अपने अपने वतनों की बातें करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, एक दूसरे देश पर ये आरोप प्रत्यारोप ना लगे, सब कुछ माहौल अच्छा हो जाए, इस तरह की बातें। उसके बाद अपने वतन को सलाम करना, यानी कि जब वो ढाका से अमृतसर की तरफ निकलती है तो सफिया को वो ये कहते हैं, एक मैसेज देते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे एक डायरी दी थी मेरी सालगिरह पर, ये डायरी भी उसी की है। हम अलग अलग वतन के होते हुए भी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। उसने मेरी सालगिरह पर मुझे डायरी गिफ्ट की थी। और इसके साथ वो ये भी बताती है कि सफिया से कहते हैं कि जब आप अमृतसर जाएं तो ठीक है, मस्जिद की सीढ़ियों को आप मेरा सलाम जरूर कहिएगा। मुस्लिम होते हुए वो अपने हम वतन के प्रति सिर झुकाकर करता है और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो शायद इस माहौल को सुधारने की कोशिश करेगी, जिस माहौल में दोनों
जो देश हैं वो बंदूकें लेकर खड़े हैं, ये बंदूकें यहाँ से हट जाएं और दोनों देशों में अमन और शांति की पहल करनी जरूरी हो गई है। तो ये उम्मीद है आने वाली पीढ़ी को शायद ऐसा हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन फिर भी हालात अभी भी ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये सवाल जो है हमारे मन में आगे उठ रहा है कि कैसे इस चीजों को सुधारा जाए, कैसे इस माहौल को बदला जाए ताकि देश में शांति और सुकून हो। तो ये पाठ इतना ही है, फिर आप चलते हैं किताब से, अब किताब पर पढ़ेंगे। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने उसे दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाह जमाए ये सोच रही थी कि आसपास अर्थात इधर उधर इतने लोग हैं, सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया, यानी कि वो कह रही थी बस मेरा ही ध्यान है, मुझे ही पता है कि इस किन्नू की टोकरी में नमक छुपा हुआ है, बाकी किसी को नहीं पता, इसलिए मेरा ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झरझरी सी आई, यानी जैसे सामान पहुंचा उसे अब डर लगने लगा। एकदम उसने फैसला किया कि मोहब्बत का जो ये तोहफा है वो चोरी से नहीं लेकर जाएगी, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट थे। जब सामान कस्टम अधिकारी से होकर रेल की तरफ चला तो वह कस्टम अधिकारी अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर तो इक्का दुक्का सामान ही रखा था। वहीं पर एक बड़े साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक, और वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा और बोले, फरमाइए। उसके इस लहजे से सफिया की हिम्मत और बढ़ गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने पूछा। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन तो दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, यानी कि मैं दिल्ली का हूँ और तुम भी शायद दिल्ली जा रही हो, दिल्ली की तरफ ही आ रही हो, यानी भारत आ रही हो। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी, यानी अपने जो प्रिय हैं यानी परिजन हैं उनसे मिलने आई होंगी आप। जी हाँ, सफिया ने कहा, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको तो शायद इधर आए, यानी कि वो सोचती है कि आपको यहाँ आए कितने दिन हुए हैं। जी, जब पाकिस्तान बना था ना तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है, यानी दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसने सामने रख दी और आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उसने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? कि भाई मेरे पास नमक है। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया और अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कहते जब आपसी लोगों में इतना प्यार है तो कस्टम का मतलब नियम या सीमा, यानी नियम या सीमा तो इस तरह से गुजर जाएगी, कानून देखता रह जाए, यानी कानून कुछ भी नहीं कर पाता। जब वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना, यानी वो दिल्ली का है इसलिए उसने कहा कि जामा मस्जिद की तरफ तुम जाओ तो उन सीढ़ियों पर मेरे नाम से भी सिर झुकाना। और उस खातून को मतलब जो औरत का नाम है अर्थात सिख बीबी, उन खातून को यह नमक देते हुए मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका ही वतन है, यानी कि ये कहना कि लाहौर में सब ठीक है, आप चिंता ना करें, और दिल्ली मेरा, अर्थात वो दिल्ली में रहती है इसलिए कहते दिल्ली मेरा वतन है और लाहौर उनका भी रहेगा, तो बाकी सब रफ्ता ठीक हो जाएगा। कहते समय आने पर ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। वे वहीं खड़े रहे और प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बहुत से दोस्त रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरें, बहते हुए आंसू, ठंडी आहें, भिजे हुए होठों के बीच काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ गई। अटारी में पाकिस्तान की पुलिस उतर गई और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो गई। कहने का मतलब जहां पर सीमा आ जाती है अर्थात बॉर्डर जहां आ जाता है वहां पर ट्रेन में भी पुलिस वाले बदल दिए जाते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाकिस्तान पुलिस आती है, जब हिंदुस्तान का बॉर्डर स्टार्ट होता है तो वहां पर हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहां से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया।
एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरत, एक सा लिबाज, बोलचाल भी एक जैसा, अंदाज भी एक जैसे, गालियां भी एक ही सी थी उनमें, जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों हाथों में थी। कहते वैसे तो लोगों के बीच में बड़ा प्यार है, यानी आपस में वो बातचीत भी कर रहे हैं, लिबास भी एक दूसरे का पहन लेते हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि बंदूकें तनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शासन सत्ता है वो उन्हें ऐसा करने को मजबूर करती है। अमृतसर से कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था और वह उस नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी और जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा, सफिया ने कहा। उन्होंने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते हिचकिचाते हुए उन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने सिर झुका लिया और सुनते रहे, यानी उन्हें पता था कि ये सच कह रही, लेकिन उसके बाद भी क्या है वो मतलब चुपचाप खड़े रहे। सफिया ने सब कुछ बताया तो उन्होंने सब कुछ सुन लिया। बीच बीच में सिर उठाते, गौर से देखते, फिर सुनने लगते। पूरी बात होने पर उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए आप जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिए। यानी जब वो जा रहे थे तब अपने किसी साथी से कहा, इनके सामान का ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर चले गए और सफिया दाखिल होते ही हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोली, आइए ना आइए। ठीक है, सफिया ने सोचा हो सकता है कि अब ये मुझे अरेस्ट कर ले, इसलिए वो डर रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे नहीं आप बैठिएगा। जेब से उन्होंने रुमाल निकाला, कुर्सी को झाड़ा और बोला, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग मेज पर रख दिए। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर के तले जमीन खिसकने लगी कि अब क्या होगा। उन्होंने लगा कि अब ये मेरे को बुला लिया, अभी मेरी जांच करेंगे, ठीक है, और मेरे को क्या है उसमें जेल में डाल देंगे। पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को इशारा करके बुलाया, 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ ही चला जा रहा था। फिर उन्होंने मेज पर एक दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा का मतलब होता है पेज, उन्होंने पहला पेज खोला और बाईं और नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी, यानी कि वहां पर मुस्लिम जो आपकी किताब के पीछे दिया हुआ है इसका परिचय, ठीक है, ये एक फेमस कवि थे की तस्वीर थी। और टाइटल वाले सफे पर यानी टाइटल वाले पेज पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले शब्दों में लिखा हुआ था, यानी इस तरह से जो लिखा था शमसुल साइलम की तरफ से, यानी कोई है उसकी तरफ से, सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। यानी ये किताब किसी दोस्त ने दी थी जिस पर उस भेजने वाले ने लिखा था और ये किताब ढाका में 1946 में इस दोस्त को दी गई थी। आगे वो बताता है कि आप तो क्या आप ईस्ट बंगाल की हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने फक्र से जवाब दिया। यानी कि उन्होंने बताया कि मैं बंगाल का हूँ और मेरा वतन ढाका है। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी आए। डिवीजन का मतलब जब हमारा भारत बटा तब, मगर हमारा वतन तो ढाका है। मैं तो कोई 13-14 साल का था। पर नजरुल और टैगोर जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के लिए कहा गया, को भी हम बचपन से ही पढ़ते आए। यानी ये फेमस कवि और इस कवि को हम बचपन से ही पढ़ते आए। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले सबसे पुराने, सबसे प्यारे और बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। कौन सी? जो ये ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है, प्यार के साथ, उसने बताया। उस दिन कहते मेरी सालगिरह थी और फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहे। यानी कि हम साथ साथ आते जाते रहते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे बताया ना कि मेरा वतन ढाका है। कहता लेकिन मैं ढाका आता जाता रहा, भले ही हम यहाँ विभाजन हो गया। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ ठीक है। सफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब इधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। कहते पहले तो इधर ही था, लेकिन अब दोनों तरफ ही सीमाएं हो गई हैं। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाम कलकत्ता का भी होता है, जैसे नमक यहाँ का होता है। कहते वैसे तो डाम कोई चीज है जो वहां पर फेमस होगी कलकत्ता में। कहते जैसे यहाँ नमक फेमस है, ऐसे ही वहां पर डाम जो है वो फेमस है। पर हमारे यहाँ की डाम की बात ही कुछ और है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ है। यानी यहाँ पर भी वो अपने ही वतन को याद कर रहा है, भले ही वो दूसरी सीमा पर जाकर तैनाती दे रहा है, फिर भले ही उसकी नौकरी बॉर्डर पार है, लेकिन अपने वतन को वो आज भी याद करता है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया उनके पीछे चलना शुरू कर दिया।
जब सफिया अमृतसर के पुल चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, ना पुड़िया को लिया ना उन्हें डांटा। और यानी कि अमृतसर की सीढ़ियों पर जब वो चढ़ रहे थे तो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, वरना दूसरे मुल्क के होते हुए भी वो उसे गैर कानूनी के रूप में उसे सजा भी दिलवा सकता था। सफिया सोचती जा रही थी किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। कहते कस्टम के इस तरफ और उस तरफ लोग जरूर बट गए हैं, लेकिन किसका वतन कहाँ है ये तो सिर्फ दिलों में ही होता है कि दिलों में आज भी लोगों में अपने वतन के प्रति कितनी मोहब्बत है। तो ये पाठ भी हमें सिखाता है कि किस तरह, जैसे सिख बीबी है, सफिया है, कस्टम अधिकारी है, ठीक है, वो जो बंगाली जो कस्टम अधिकारी है उसकी बात हो रही है कि वो फिर उससे पहले वो कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम देना, ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली का है, ठीक है, और उस खातून को मेरा नमक के लिए कहना कि लाहौर उनका ही है, ये चिंता ना करें कि मैं यहाँ लाहौर में नौकरी कर रहा हूँ तो लाहौर उनका नहीं है। कहते इस तरह से हम देखते हैं कि हम चाहे भले ही किसी दूसरे देश में जॉब करते हों या किसी दूसरे देश की सीमा पर काम करते हों, लेकिन अपने वतन के प्रति या हम वतन के प्रति इतना ही प्यार लोगों के बीच में आज भी देखने को मिलता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि फिर ये नफरत है कहाँ। नफरत आम जनता में नहीं है, नफरत तो हमारे राजनीतिक मुद्दाओं को लेकर या धर्म को लेकर बढ़ा रखी है। आज भी अगर आप पाकिस्तान जाएं तो कोई पाकिस्तानी, आपने सुना होगा खूब कि बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं यहाँ से, इंडिया से पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान वाले इंडिया भी घूमने आते हैं। तो क्या कभी हमने उनसे इस तरह का व्यवहार किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति नफरत नहीं है, पर पता नहीं फिर भी ये नफरत कहाँ और कैसे पैदा हो रही है, ठीक है। इसी चीज का सवाल जवाब ढूंढने की लेखिका ने कोशिश की है कि आम जनता में जब इतना प्यार है तो फिर क्यों सीमा पर ये बंदूकें तनी हुई हैं। इन सीमा पर बंदूकों को हटाया जाना चाहिए, लोगों को धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाए और सभी लोग जो है सुख और चैन से रहें।